हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीएस कंसेप्ट डेवलपमेंट पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का सिस्टम लोकतांत्रिक है, अर्थात जनता के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। चूँकि पूरी जनता के द्वारा शासन नहीं किया जा सकता, अतः उसी जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा जाता है और वही प्रतिनिधि सरकार बना के देश के लिए नियम और कानून बनाते हैं। और इसीलिए जो भी काम वो प्रतिनिधि और सरकार करती है उसके पीछे का डाटा रखना, उसके पीछे जितने भी काम हो रहे हैं उसकी जानकारी रखना हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ कहें तो हमारा अधिकार भी है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बात ये बताई जाती है कि बीते एक वर्ष में कौन कौन सी काम सरकार के द्वारा किया गया है और किस कामों में सुधार की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में डाटा पेश किया जाता है। और चूँकि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके देश में आपकी सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के तुरंत एक दिन बाद बजट पेश किया जाता है संसद में। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले एक साल का रिकॉर्ड होता है डाटा का, और जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए पूरा ब्यौरा होता है कि कौन कौन से काम किए जाने वाले हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे को इस तरह देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रूम लेके बाहर आते होंगे और वो एक महीने का या फिर पिछले एक साल का वो एक डायरी बनाते होंगे जिसमें अपना वो पूरा खर्च लिखते होंगे, और अंत में महीने के अंत में जाके उस डायरी को खोल के अपना पूरा वो ब्यौरा देखते होंगे कि मैंने कितना कहाँ पे खर्च किया। आप ऐसे ही समझ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे को कि सरकार के द्वारा अपने एक साल के पूरे डाटा को, पूरे खर्च किए हुए पैसे का हिसाब जो है जनता के सामने रखना, वही जो है इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया जाता है। ये पेश करने का काम वित्त मंत्रालय का है, और वित्त मंत्री जो कि प्रेजेंट में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके द्वारा पेश किया गया ये प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो पेश किया गया है। बजट पेश करने के एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा चर्चा करते हैं कि ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। आपको यहाँ पे बता दें, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है। इस डायरी में पूरा हिसाब किताब रखते हैं। साल ख़त्म होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला, हमने कहाँ खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा हम लेते हैं। इसी के आधार पे फिर हम यह तय करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है, बचत करनी है और कैसी हालत रहेगी। इसीलिए बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। ठीक है, ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है ये इकोनॉमिक सर्वे। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंगल वॉल्यूम में आता था इकोनॉमिक सर्वे। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे एक ही वॉल्यूम में पेश किया था। वॉल्यूम मतलब पहले जो है दो बुक में पेश किया था, उसके बाद फिर एक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर दो हुआ। पहले इकोनॉमिक सर्वे एक ही वॉल्यूम में पेश किया जाता था। 2014-15 से इसे दो वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा। पार्ट ए में पिछले वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया इसकी जानकारी दी जाती थी, और पार्ट बी में सामाजिक सुरक्षा, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे इशू होते थे, और इस पे हम लोग चर्चा करते थे। ठीक है, हालांकि 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो दो वॉल्यूम में आया। मैंने आपको बताया कि पहले एक में आता था
फिर 2 में हुआ। तो हालांकि 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में फॉर्मेट में सिंगल वॉल्यूम प्लस स्टैटिकल टेबल के लिए एक अलग वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2021-22 में जो आया था उसमें एक सिंगल वॉल्यूम प्लस स्टैटिकल टेबल एक जो है इंक्लूड हो गया था उसमें। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी और ले लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से जानते हैं। इसके अंडर एक इकोनॉमिक डिवीज़न है, विभाग है। यही इकोनॉमिक डिवीज़न चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अर्थात CEA की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कंपटीशन के लिए। ओके, इस वक्त जो CEA हैं अर्थात चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो अनंत नागेश्वर जी हैं। मैंने आपको यहाँ पे जो फ़ोटो दिखाई थी यही हैं अनंत नागेश्वर जी। ओके, अब देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों ज़रूरी होता है। ये कई मायनों में ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे बताया कि आपके द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के भेजे गए हैं संसद में वो क्या काम करते हैं, उसकी जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा ही जनता पर शासन किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए ज़रूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है ये हमको पता चलता रहे। क्या सरकार के लिए इसे पेश करना ज़रूरी होता है? ये भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा। तो सरकार सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझाव या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अगर पेश नहीं भी किया जाता है तो इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा ही पेश किया जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन सरकार इसको पेश नहीं भी कर सकती है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो इसमें दिए सारे सुझावों को खारिज कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत है क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पता चलता है। ठीक है, 1964 से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दोनों एक ही साथ आया करते थे, लेकिन इसके बाद जो है दोनों का अलग अलग बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आने लगा। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक सर्वे पे अच्छी तरह से बहस करने के बाद बजट को पेश किया जाए। तो अब आप यहाँ पे सारे न्यूज़ देख सकते हैं NDTV में। पार्लियामेंट्स बजट सेशन फ्रॉम जनवरी 31 टू अप्रैल 6। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस टुडे में भी ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 की हाइलाइट्स। इंडियाज़ इकोनॉमी में ग्रो स्लोएस्ट इन 3 years इन FY24 एंड मोर। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में दी गई हैं उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, मिंट में भी और यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस में भी इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ टू स्लो डाउन टू 6.5% इन FY2024 हाईलाइट्स। ओके, तो आइए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप एक छोटी सी नज़र डाल सकते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। तो इट इज़ इसेंशियल एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द फाइनेंस मिनिस्टर और टेबल्ड इन बजट सेशन। बजट सेशन में इसको टेबल किया जाता है नॉर्मली अ डे बिफोर द यूनियन बजट, यूनियन बजट के एक दिन पहले। एक्सेप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट ऑफ द डे प्रेजेंट एन इंटरिम बजट, इसको अंतरिम बजट भी कहते हैं। तो आप ये देखेंगे जिस साल अगर चुनाव होने वाला है तो आने वाली सरकार इसको पेश करती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये है। ठीक, रिस्ट्रिक्शन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं अपनी तरफ आगे टॉपिक की तरफ। आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में अंतर देख सकते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट, ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक तरह से कहें तो सार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे को संक्षेप में कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं तो ये एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में, तो जो ग्रोथ रेट है वो 2021-22 से जो 2022-23 है उसमें बढ़ोतरी हुई है। 3 से 3.5 पे हम लोग आए हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में। जो ग्रोथ रेट है वो 3.5 है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें हम
तो 10.3% 2021-22 में था, और चूंकि इस बार घट के 4.1 हो गया है 2022-23 में। ओके, आप जो है हर जगह जो है ये जीवीए आप देखते होंगे, जीवीए, ठीक है। तो ये जीवीए क्या है, जीडीपी का जो अगर हम एक एक पार्ट बांट दें तो हम उसको जीवीए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर बिजली का बिल आता है तो कुछ पानी के आता है, कुछ पानी के लिए आता है, कुछ प्रेस के लिए आता है, कुछ लाइट के लिए आता है, कुछ पंखे के लिए आता है। तो अगर हम अलग अलग, अगर पंखे के लिए अगर केवल निकालें कि पंखे से कितना बिजली का बिल आता है तो हम उसको जीवीए कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो सर्विस सेक्टर है, तो ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे तो 2021-22 में 8.4 था, जो कि 2022-23 में 9.1 हो गया, ठीक है। आप कॉमन सेंस इससे लगा सकते हैं कि जो इस समय पेंडेमिक का काल चल रहा है, महामारी का जो काल चल रहा था पिछले 1 वर्षों से, 1-2 वर्षों से, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेवा क्षेत्र है उसमें तो लोग ऑनलाइन काम करते थे। तो ऑनलाइन काम करने की वजह से इसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, एग्रीकल्चर एंड हायर एक्टिविटीज़ हो गया, इसमें आप ऑनलाइन तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो सर्विस सेक्टर है उसमें कुछ वृद्धि देखी गई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें अगर हम, तो फॉरेन रिजर्व क्या होता है, किसी चीज़ को आयात करने के लिए या किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास एडवांस में कितना पैसा है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। रिजर्व मतलब जो हमारे पास पैसा रिजर्व में बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो अगर 2021-22 का डाटा देखेंगे तो 607 यूएस बिलियन डॉलर था, जो कि 2022-23 में घटकर 563 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास कमी नहीं आई है। तो चूंकि आप ये महामारी का काल और इसी बीच आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से महंगाई अपने पीक पर है, और इसी की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए फिस्कल डिफिसिट। ये क्या होता है फिस्कल डिफिसिट? अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है नहीं और आपको खर्च पे खर्च आता जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोगों से उधार लेंगे। तो जो आप उधार लेंगे वो जो 2021-22 में था वो जीडीपी का 6.7% था, ठीक है, उधार, जो कि घट कर 2022-23 में 6.4% हुआ है जीडीपी का। तो इसमें कुछ सुधार देखने को मिला है फिस्कल डिफिसिट में, ठीक है। हम इसको डीप में भी समझेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन्फ्लेशन आप देखेंगे, महंगाई जो है वो 2021-22 में वो ये जो WPI लिखा है, जिसको हम होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, तो इसको आप देखेंगे 2021-22 में ये 13% था, ठीक है, जो कि घट के 2022-23 में 11.5% पे आ गया है। इसी तरह जो CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 5.5% से बढ़कर 6.8% तक चला गया है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था इकोनॉमिक, जो इंडियन इकोनॉमी या स्नैप स्पॉट की तरफ। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख के आप पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे 12 चैप्टर में बटा हुआ है और लगभग 300-350 पेजेस हैं उसमें, तो आप सबको तो पढ़ नहीं सकते हैं या फिर सबको पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। तो उसमें से जो जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे आपके लिए है, तो आप धैर्यपूर्वक पढ़िए यहाँ पे। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भारत की बजाय जो वैश्विक स्तर पे हैं उसकी तुलना ज़्यादा किया गया है कि वैश्विक स्तर पे क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, वो एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वैश्विक स्तर पे कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, किसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भारत की ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो भी कुछ उसी तरह है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहला है कोरोना महामारी, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा रूस यूक्रेन संघर्ष, जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो कि अभी तक नहीं थम पाया है, तो उससे भी वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगाई है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, अर्थात महंगाई में वृद्धि हुई है, ठीक है। महंगाई में वृद्धि जो होती है वो एक तरह से अगर एक हद तक हो तो अच्छी होती है, क्योंकि महंगाई में वृद्धि का यह संकेत है कि देश विकास कर रहा है। लेकिन एक हद तक अगर महंगाई बढ़ती ही जा रही है तो खतरा है देश के लिए, ठीक है।
तो जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इन सारी घटनाओं का, तो आप देखेंगे भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, अर्थात महंगाई में वृद्धि हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकुचन हो रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संकुचन का क्या मतलब है? जैसे आप देखेंगे महामारी के टाइम में, कोरोना महामारी के टाइम में हर एक काम बंद था, तो इससे हर एक देश आत्मनिर्भर बन रहा है कि अपने देश में उत्पादन करके अपने ही देश में खपत कर ली जाए, ठीक है। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें संकुचन आ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संकट। सबके पास आर्थिक संकट मौजूद है, हर एक देश के पास। डॉलर की कीमतों में वृद्धि। अब डॉलर की कीमतों में वृद्धि क्या होती है? इसमें एक टर्म आता है टेपर टेंट्रम। जैसे मान लीजिए कोई बाहरी कंपनी भारत में आई निवेश करने के लिए। निवेश करते उसको पता चला कि उसके देश में जो है वो मज़दूरों का जो किराया भाड़ा है वो कम हो गया, जितने मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे, यहाँ से महंगाई कम हो गई। तो वो फिर से वो सोचेगी कि जो हम यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, जो ज़मीन खरीदे हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिए हैं भारत में, उसको हम किसी तरह बेच के यहाँ से निकल लें। और उसको बेचने के चक्कर में जब यहाँ पे बेचेगी तो उसको कोई भी जो बेचे उससे खरीदेगा उसको पैसा दे देगा, रुपया दे देगा। और उस रुपये को क्या करेगी? वो अपने देश में ले जाके वो ले जाती है कहाँ पे? लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे करेंसी को बदला जाता है। तो जब वहाँ पे जाएगी तो इतने सारे जब पैसे लेके जाएगी, रुपया जब लेके जाएगी, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि रुपयों का जो आवागमन है, जो रुपयों का वहाँ पे आगमन है, जितने रुपये वहाँ पे जा रहे हैं वो अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो वहाँ पे रुपयों की जो मांग है वो कम हो जाएगी, और मांग कम होने का मतलब डॉलर बढ़ जाता है, ठीक है। डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जो टेपर टेंट्रम, ये जो टर्म है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि कोई भी विदेशी जो व्यापारी है निवेश करने के लिए आता है, परंतु निवेश न करके पुनः लौट जाता है, उस घटना को टेपर टेंट्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चालू खाता घाटे में वृद्धि। चालू खाता किसको कहते हैं? चालू खाता जैसे जितने भी आयात निर्यात होते हैं, आयात निर्यात, तो भारत में आप देखेंगे तो आयात अधिक हो रहा है जबकि निर्यात बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चालू खाता घाटा है उसमें वृद्धि हो रही है। घाटे में वृद्धि का मतलब क्या है? कि आयात हम लोग अधिक कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। ये एक संतुलन में हो तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गैर वित्तीय क्षेत्र के ऋण में वृद्धि। गैर वित्तीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? जैसे कृषि हो गया, डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया, इन सारे क्षेत्रों के लिए जो है ऋण जो है उसमें ऋण में वृद्धि हो रही है, जबकि इससे बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। अब कृषि में उतना अधिक जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, कृषि में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास अधिक से अधिक भूमि रहना चाहिए, लेकिन इस समय की भूमि क्या है? बट गई है। तो ये जो गैर वित्तीय क्षेत्र हैं उसमें अधिक से अधिक ऋण बढ़ रहा है, लेकिन उससे कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं पूरे वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पे जो है जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का सामना वैश्विक स्तर पे हो रहा है और भारत पर भी हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको देखा। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि भारत ने किस किस दिशा में जो है वो अच्छे प्रयास किए हैं, विकास किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में तो यही आता है कि पिछले वर्ष में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे की गई हैं, कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए गए हैं। तो भारत की विकास दर की बात करें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के लिए 7% की तुलना में 6.5% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। मतलब ये जो 2022 बीता उसमें जो अर्थव्यवस्था थी वो 7% थी, ठीक है। लेकिन जो आने वाली अर्थव्यवस्था है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.5% की दर से उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। पिछले जो वित्त वर्ष थे उसमें वृद्धि की दर 8.7% थी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2021-22 में 8.7% थी, 2022-23 में 7% थी, और 2023-24 में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 6.8% रहेगी, 6 से 6.8% के बीच में, ठीक है। ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो महामारी के दौर से गुजरने के बाद भी हम लोगों ने अपना रिकवरी कर लिया है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। आर्थिक विकास लचीला बना हुआ है। भारत दुनिया का सबसे अधिक तेज आर्थिक वृद्धि करने वाला देश बन के इस समय उभरा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो IMF था उसने भारत की बड़ाई भी की है कि भारत जो है सबसे तेज़ी से उभरने वाला अर्थव्यवस्था जो है बन गया है।
और भारत दुनिया का सबसे अधिक वृद्धि आर्थिक वाला जो है देश बना हुआ है। विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, विनिमय दर के मामले में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको होगा कि जो 5वीं लिखा हुआ है ये आप तीसरी पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं वो हम परचेसिंग पावर पैरिटी के जो है तौर पर बात करते हैं। जो क्रय शक्ति क्षमता होती है उस पर बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की है। लेकिन अगर विनिमय दर के लिए विनिमय दर के आधार पर बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की प्रेजेंट टाइम में है। भारत में जो दुनिया का सबसे अधिक तेज़ी से वृद्धि करने वाला जो भारत देश बना हुआ है इस समय, उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि भारत में महामारी के दौर में भी उतनी सारी जितनी भी चीज़ें भारत में उत्पादित की जाती थी वो सारे भारत के लोगों में खपत हो जाती थी, ठीक है। तो इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक स्टेबिलिटी उसकी बनी रही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्राइवेट कंजम्पशन हाईएस्ट सिंस FY50 अक्रॉस H1, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 15 था वहाँ से लेके फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है प्राइवेट कंजम्पशन इस बार का था, ठीक है। तो 58 लगभग 60% के आसपास ये पहुंच गया है, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जो खपत है जीडीपी का 58% मान के चलिए, उतना हम लोग जो है खपत कर लेते हैं भारत में ही। भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर जो है आगे बढ़ चुकी है। दूसरे देश की तुलना में घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो घरेलू मांग है भारत में और पूंजीगत निवेश जैसे जितने भी ये काम किए जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ये सारे जितने भी पूंजीगत निवेश है, जो पूंजीगत निवेश उसको कहते हैं जो भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं, अच्छे कॉलेजेस स्थापित करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आगे चल के फ़ायदा करेंगी, इसको हम पूंजीगत निवेश कर सकते हैं। तो भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जिनके ऋण में कमी हुई है। ऋण मतलब जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो अगर हम बाहर से भी कुछ लोन लिए जाते हैं, कुछ आंतरिक लोन भी लिए जाते हैं, तो उसमें कमी हुई है। और इसका प्रमुख कारण जो है वो ऋण को कम करने की दिशा में बैंकों और सरकार का प्रयास है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि भारत को छोड़कर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मूल ऋण 2008 की तुलना में अधिक है। भारत का यहाँ पे ऋण आप देखिए 170 यहाँ पे जीडीपी का 170% भारत का लोन है, जबकि आप वैश्विक औसत देखेंगे तो 248% जीडीपी का 248% जो है वो ऋण है। ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए 232 है, ब्राज़ील का 179, मेनलैंड चाइना जो है 295 और फ्रांस 345। फ्रांस डेवलप्ड कंट्री माना जाता है और इसका 345 जीडीपी का परसेंट 345% जो है वो ऋण में है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे इटली को भी देख सकते हैं, जापान को भी देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया को भी देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब लोग तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और देश पे ऋण भी बढ़ रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति पहले एक महीने में 100 रुपये कमाता था, ठीक है, और उसके ऊपर 50 रुपये का ऋण था, ठीक है। लेकिन अब वही व्यक्ति महीने का 500 कमाता है और अब उस पर 200 का ऋण है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तब तो ऋण जो है वो जीडीपी के परसेंटेज वाइज तो ऋण जो है वो उसमें कमी हुई है, लेकिन उस तरह ऋण आपको बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि 20 से और 250 से जो है वो तो 20 से 250 बढ़ा ही है। भारत का जो रुपया है, इंडियन रुपी जो है वो भी परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर ईएमईज़ के। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो साउथ अफ्रीका है 16.4, ब्राज़ील है 11.5, इंडिया का आप देखेंगे तो 8.8, ठीक है। तो और भारत में कौन कौन से विकास के कार्य हो रहे हैं आप देखिए यहाँ पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है, प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर रहा है। पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजनाओं ने देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने में मदद की है। आप देखेंगे यहाँ पे जो PLFS है उसके अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 के 9.8 से घटकर एक साल बाद 7.2% पर आ गई है। मतलब बेरोजगारी दर यहाँ पे कह रहा है
कि उसमें कमी हुई है। जो शहरी बेरोजगारी दर थी 9.8 से बढ़कर 7.2 पर आ गई है। चूँकि ये सारा सरकार का डेटा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये को यही मानना पड़ेगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस दौरान शहरी बेरोजगारी दर पिछले 5 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मतलब जो भी बेरोजगारी दर थी पिछले 5 वर्षों में सबसे कम इस समय है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वित्त वर्ष 2022-23 था उसकी जो बजटीय परिस्थितियाँ क्या क्या आगे काम करने चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो पिछली बार के बजट में बहुत सारी चीज़ें महामारी की वजह से निश्चित नहीं थी, कन्फर्म नहीं थी। इसके प्रति भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति थी, राजकोषीय नीति में एक और बढ़ती खाद्य और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना। चूँकि महामारी में आप जानते ही हैं कि जो खाद्य सुरक्षा थी वो डगमगा गई थी और उसकी वजह से जो उर्वरक सब्सिडी जो थी किसानों के लिए, उसके लिए सब्सिडी दिया गया था, उर्वरक के लिए, खाद के लिए। तथा दूसरी ओर ईंधन तथा कुछ आयातित उत्पादों व करों में कटौती करने का विवेकपूर्ण मिश्रण शामिल था। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जो चीज़ें बाहर से आयात की जाती हैं उस पर कर कम कर दिया गया था ताकि उसका दाम कम हो, ठीक है। मैं ये केवल सरकार की बातें बता रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ है। इससे सत्य का कितना नाता है मुझे इसके बारे में नहीं पता और आपको भी पता होगा। इस दौरान इन अतिरिक्त राजकोषीय दबाव के बावजूद केंद्र सरकार वित्त 2022-23 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बजट अनुमान को प्राप्त करने के पथ पर है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, जितने भी महामारी आई, इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप देखेंगे तो जो राजकोषीय दबाव के बावजूद भी जो केंद्र सरकार थी वो वित्त 2022-23 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बजट अनुमान, मतलब उसको जितना लग रहा था कि हाँ हम इतने तक जाएंगे, इतना जीडीपी का इतना % हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं, तो वहाँ तक काम हुआ है, ठीक है। अपने जो अनुमान था कि हम यहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं उस पथ पर है केंद्र सरकार। जो सर्वेक्षण हुआ है उसकी भविष्यवर्ती चुनौतियों को हम देख सकते हैं। सर्वेक्षण में चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। चालू खाता बजट के बारे में, चालू खाता घाटे के बारे में मैंने आपको बताया कि जो वस्तुएं आयात की जाती हैं और जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं उसमें संतुलन बना के रखना। संतुलन नहीं है, अगर आयात अधिक हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो आप कहेंगे कि जो चालू खाता घाटा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो सर्वेक्षण में चिंता जताई गई है कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। महामारी की वजह से क्या हुआ है, उत्पादन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। सर्वेक्षण में महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि महंगाई पर लगाम लगाने की चुनौती अब भी बरकरार है। जैसे आप देखेंगे यूक्रेन रूस जो युद्ध है इसका मुख्य कारण है। जितने भी महंगाई ये बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, सबसे पहला तो महामारी है, दूसरा यूक्रेन रसिया वार। यूक्रेन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी चीज़ें आयात की जाती थी, ठीक है। इसकी वजह से जब से युद्ध चल रहा है तब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से अफ्रीका में जो है भूखमरी फैल गई है। एक तरह से कहें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज उसमें आप देखेंगे जनवरी 2022 में देश की जो खुदरा मुद्रास्फीति थी आरबीआई की स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली गई, जो कि नवंबर 2022 में नियंत्रित लक्ष्य सीमा के भीतर वापस आ गई। आरबीआई जो है वो सीमा तय किया था कि 4 ± 2 अर्थात 2 से लेके 6 के बीच में जो है जीडीपी का वो महंगाई होनी चाहिए, वो एक स्वीकार्य सीमा बनाया था। लेकिन आप देखेंगे तो जनवरी 2022 में ये इससे ऊपर चला गया था। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ। आप यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन देख सकते हैं। इन्फ्लेशन जो ईज्ड है वो सबसे पहले अप्रैल 22 में आप देखेंगे 8 तक चला गया था ये चीज़, ठीक है। ये जो फरवरी 22 है वहाँ पे आप देखेंगे तो 6 तक चला गया था। ये जो नीला नीला दिख रहा है वही है, ठीक है। और जो दिसंबर 2022 इस समय हम पुनः जो है 6 के 2 और 6 के बीच में आ गए। इसी के बीच महंगाई जो है आरबीआई के द्वारा स्वीकार किया गया है। अब उसमें जीएसटी संग्रह के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर से प्रेरित है। प्रत्यक्ष कर और वस्तु कर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो आप खुद देते हैं, जो आप पे लगा और आप ही दिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी मकान में रहते हैं और उस मकान के लिए टैक्स आपको पे करना पड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे।
या फिर आप कोई वेतन पा रहे हैं और उस वेतन के लिए आपको अगर कर पे करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु पर कर लग रहा है और वो वस्तु आपकी ना हो, फिर भी आपको उस पर कर देना पड़े, तो उसको अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। जीएसटी जिसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे किसी अगर सामान पे टैक्स लगा हुआ है, तो जो व्यापारी उसको खरीदेगा उसको अपने जेब से उस पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो तो जब आप खरीदेंगे तो उसी पैसे का जो है वो टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो जो जीएसटी का 18% टैक्स लिया जाता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में ले सकते हैं। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक जो सकल जीएसटी संग्रह था वो 24.8% की उसमें वृद्धि हुई है। 2022 तक आप देखेंगे तो 15.5% था, अप्रैल से नवंबर 2022 तक। और अप्रैल से दिसंबर 2022 तक जो सकल जीएसटी संग्रह था वो 24.8% हो गया। तो इसमें भी आप देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब मैंने आपको बताया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इस समय सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। तो उसके पीछे जो कारण मैंने आपको बताया था वो था पूंजीगत व्यय, अर्थात जितने भी ये पूंजीगत व्यय में पैसे खर्च किए जाते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें, तो आप देखेंगे इसको हम शॉर्टकट में कैपेक्स भी कहते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो जीडीपी का 1.7% 2009 से 10 के दशक में उसमें जो है खर्च किया जाता था, जीडीपी का 1.7%। लेकिन 2022-23 में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और 2.5% में जो है वो कैपेक्स अर्थात पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होने लगा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से जो राज्य सरकार है उसको भी प्रोत्साहित किया है, अर्थात आप पूंजीगत व्यय कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, आपके ऊपर ब्याज जो है वो मुक्त रहेगा, ठीक है। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा आपको, ये यहाँ पे बात की जा रही है। और कैपेक्स पर उनके व्यय को प्राथमिकता देने के लिए उधार लेने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आगे चल के भविष्य के बारे में भी सरकार सोच रही है, सरकार ये दिखाना चाहती है, ठीक है। टैक्सेशन की बात करें तो आप देख लेंगे तो यहाँ पे सीआईटी की तरफ से जो है 26% टैक्सेस आते हैं, आया है। उसके बाद पीआईटी की तरफ से 26%, यूईडी की तरफ से 12%, कस्टम जो कि आयात निर्यात की वजह से आते हैं, कस्टम्स जो ड्यूटी लगाए जाते हैं वो, उसके बाद जीएसटी की वजह से 28%। यहाँ पे सारे का जो है वो फुल फॉर्म दिया हो, जैसे सीआईटी का है कॉरपोरेशन इनकम टैक्स, उसी तरह पीआईटी का टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन इनकम टैक्स, यूईडी का यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अन्य सारी जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे और आवास और शहरी मामलों जैसे अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ कैपेक्स में वृद्धि का मध्यम अवधि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जो पूंजीगत व्यय किया गया है उसकी वजह से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस दिशा में सरकार ने विगत वर्षों में व्यापक स्तर पर कार्य किया है। उदाहरण के लिए विगत 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले जो है मेट्रो का उतना चर्चा भी नहीं था, तो 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है, बढ़ोतरी देखी गई है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक स्वरूप में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र, मतलब जहाँ पे ट्रेन जा भी नहीं सकती थी वहाँ पर भी जो है इसको जोड़ा जा रहा है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला नेटवर्क बनने की दिशा में अग्रसर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं पैसे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे जो है 1.88, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये खर्च करने के लिए अनुमान लगाए गए हैं कि इस साल ये खर्च होंगे। ये 2022 का डाटा दिया हुआ है, ये 2021 का डाटा दिया हुआ है, और ये ये जो है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे 1.88, ये सारे जो डाटा हैं ये लाख करोड़ में है, जैसे 0.7 लाख करोड़। इसी तरह रेलवे में 0.65 लाख करोड़। इसी तरह आप इसमें देखेंगे 1.37 लाख करोड़, 1.88 लाख करोड़। इस तरह पैसे, ये कम पैसे नहीं है, बहुत अधिक पैसे हैं, ठीक है। तो इसको खर्च करने के लिए इसमें बात की गई है, अर्थात सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च इस समय ज़्यादा बल दिया गया है, फोकस्ड ऑन इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर। नेक्स्ट अगर आप एविएशन सेक्टर देखें, एविएशन मतलब जो वाहन वो
विमान होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो देश का जो एविएशन सेक्टर है उसमें भी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। और इसमें उड़ान योजना क्या थी? बेसिकली छोटी छोटी दूरियों के लिए जो विमान उड़ते हैं उसमें किराए को कम करने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई गई थी, उड़ान योजना। तो इसमें उड़ान योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो वैश्विक महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी 9.2% तक हो गया था, किंतु आधारभूत संरचनाओं में पर्याप्त निवेश एवं प्राप्त आउटपुट से राजकोषीय घाटा वर्ष 2022 में घटकर जीडीपी के 6.7% तक हो गया है। मतलब जो घाटा था, जो सरकार को घाटा हो रहा था वो 2021 में महामारी के दौर में जो है वो 9.2%, जीडीपी का 9.2% वो घाटे में चल रहा था। लेकिन 2022 में आप देखेंगे तो 6.7% इसमें कमी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। आगामी वित्त वर्ष में 2023-24 में इसके और कम होकर जीडीपी के 6.4% तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है। ठीक है, और सरकार यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ जो पिछले एक दशक में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर थी, मतलब इसके पहले जो घाटा था वो स्थिर था। चूँकि जो सरकार इस समय है वही 10 साल पहले भी थी, 2014 से तो आई है, 8 साल पहले भी थी। तो इस दशक में जो है स्थिर रही थी, लेकिन जो ये महामारी का दौर चला है इसमें ये तीव्र वृद्धि से इसमें देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए यहाँ पे 2004 से यहाँ पे सबसे अधिक था घाटा, उसके बाद घटते 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 यहाँ पे आके स्थिर हो गया था, फिर से इससे यहाँ पे ऊपर उठा और इस समय जो है इतना 56.7% है परसेंट जीडीपी का। तो चार्ट तो बहुत सारे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसका पीडीएफ, जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आप चार्ट देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिए। और एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पे ऑल वेदर रोड्स हैं, ये हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिर से ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इन सारी चीज़ों पर भी खर्च किया जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जिसको कहा जा सकता है, कितने कितने देखो यहाँ पे 2.1 करोड़, 2.9 करोड़, 11 करोड़, यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 11 करोड़, यहाँ पे 6.5 करोड़, 30 करोड़, इन सारी चीज़ों पे ये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सीईए जो है अनंत नागेश्वरन ने ये कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक की शेष अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। अब महामारी से उबरने की बात नहीं करनी चाहिए, रिकवरी पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ना होगा। बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। गैर बैंकिंग कॉरपोरेट क्षेत्र में अब हेल्दी बैलेंस शॉर्ट है, मतलब बैंकिंग भी अच्छी तरह से अपनी लाइन पे है। जुलाई सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3% से घटकर जुलाई सितंबर 2022 में 7.2 तक आ गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2022 में जो कृषि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी थी वो पिछले 12 साल में सबसे अधिक रही है। शिक्षा पर खर्च बढ़ा है, मतलब एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि स्वास्थ्य पर खर्च लगभग दोगुना हो गया है। स्वास्थ्य पर क्या बातें हैं, जैसे मान लीजिए जो महामारी इस समय चल रही थी तो उसकी वजह से स्वास्थ्य पर खर्च करना एकदम नेसेसरी हो गया था, इसीलिए दोगुना हो गया है जो खर्च था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप देखेंगे तो 8.4% के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2023 में सर्विस सेक्टर जो है वो 9.1% से बढ़ने की उम्मीद है। भारत के पास करंट अकाउंट डेफिसिट CAD को फाइनेंस करने के लिए पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब जो एक्सचेंज करने के लिए जो रिजर्व पैसे हैं वो अभी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में हैं। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। और आप देखेंगे यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ है। ठीक है, तो इसके पहले कितना हुआ था? 8.7 हुआ था, 8.7 हुआ था, उसके बाद 7 हुआ, और इस साल जो है 6.5 की बात की जा रही है, परसेंट ग्रोथ हो रहा है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वही नॉमिनल जो जीडीपी का अनुमान है 11% लगाया गया है। FY23 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बना रहेगा। ठीक है, ये बात तो सत्य है कि भारत में जो भारत है वो
सबसे तेज़ी से बढ़ते हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार जो PPP परचेसिंग पावर पैरिटी मैंने आपको बताया था कि मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर विनिमय दर के आधार पर का है तो पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर का है तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है इस समय, और एक्सचेंज रेट के मामले में पाँचवें। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमान, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी शामिल होती हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, मैंने इन सब के बारे में आपको बताया कि महंगाई किस तरह है, विदेशी मुद्रा भारत के पास स्टॉक है अभी, और जो व्यापार घाटे हो रहे हैं उसके बारे में, GDP जो है कहाँ कहाँ पे कितने % यूज हो रहा है उसके बारे में। तो एक तरह से GDP से भी पता चलता है इकोनॉमी की हेल्थ, कि आपकी देश की इकोनॉमी कैसी है, वो GDP से भी पता चलता है। GDP इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। GDP देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया था। GDP बेसिकली क्या होता है कि आपके देश में उत्पादित जो भी सेवाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उन सबको जो है अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो हम उसको GDP कर सकते हैं। GDP में देखिए आप यहाँ पे जो विदेशी कंपनियाँ आपके देश में आके अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी GDP में आपके शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो GDP से भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो IMF है वो इंडिया को ब्राइट स्पॉट एंड रिटेन ग्रोथ रेट एंड 6.8% इन FY24, मतलब IMF ने इंडिया की जो है बड़ाई की है। तो ये था पूरा इकोनॉमिक सर्वे, जितने भी समरी टाइप था मैंने आपको सारा बता दिया, और डाटा इसका याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू रखना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे का। इसके बाद जो बजट आएगा उस पर हमारा अगला वीडियो होगा, और वीडियो को प्यार दीजिएगा आप लोग, और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।